हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। और हम देख रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आज देख रहे हैं सब्सिडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जो दूसरे रूल्स है इंटरप्रिटेशन के लिए वो देखने वाले हैं। दीज आर सेकेंडरी और गाइडिंग प्रिंसिपल्स यूज टू एड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो क्या है वो प्रिंसिपल देखते हैं। रूल ऑफ इजजडेम जनरेस ऑफ द सेम काइंड। When general words follow specific words, the general words are interpreted to include only things of same class or kind as those specifically mentioned. अगर कोई जनरल वर्ड फॉलो करता है किसी स्पेसिफिक वर्ड को तो जनरल वर्ड्स उस तरह इंटरप्रेट की जाता है जैसे कि वो स्पेसिफिक वर्ड का ही क्लास या काइंड हो। लाइक इन केस पॉवेल वर्सेस केम्पटन, पार्क, रेस कोर्स, हाउस, ऑफिस, रूम और अदर प्लेस मेंट इंडोर प्लेस नॉट ओपन एयर। तो यहाँ पे जो हाउस है, ऑफिस है, रूम है, ये थे स्पेसिफिक वर्ड्स और जनरल वर्ड था अदर प्लेस। तो अदर प्लेस फॉलो स्पेसिफिक वर्ड, मतलब इंडोर का मीनिंग यहाँ पे, अदर प्लेस का मीनिंग यहाँ पे इंडोर प्लेस होगा, ना कि कोई ओपन एयर। सेकेंड रूल क्या है? रूल ऑफ नॉस्टर ए सोसिस, मीनिंग फ्रॉम एसोसिएशन। वर्ड इज अंडरस्टूड बाय द कंपनी इट कीप्स। तो ये जो जिस ग्रुप में वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग, एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उस वर्ड का मीनिंग लिया जाएगा। मीनिंग ऑफ एन एम्बिगियस वर्ड इज डिटरमाइंड बाय द सराउंडिंग वर्ड्स। तो अगर कोई पैराग्राफ है और उसके सराउंडिंग वर्ड्स है या फिर कोई जो स्पेसिफिक वर्ड है जहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ उस वर्ड का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। ये था रूल ऑफ नॉस्टियर ए सोसिस। तो केस लॉ कौन सी है? आरबीआई वर्सेस पियरलेस जनरल फाइनेंस। अ वर्ड ड्रॉ कलर फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्ट्स। थर्ड रूल क्या है? रूल ऑफ एक्सप्रेसो यूनिस इस्ट एक्सक्लूसिव अल्ट्राइस। ये सारे लीगल मैक्सिम है, लैटिन लैंग्वेज में है, हमको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। उसका मीनिंग है एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन एक्सक्लूड्स अदर्स। If a statute expressly mentions one or more things, it implies that things not mentioned are excluded. तो अगर स्टैट्यूट में एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है एक या ज्यादा चीजें, इट एम्प्लाइज दैट नॉट मेंशंस आर एक्सक्लूडेड। जो चीजें स्टैट्यूट में इंक्लूड नहीं की है या फिर जो चीजें मेंशन नहीं की गई है स्टैट्यूट में, वो एक्सक्लूडेड है। केस लॉ क्या है? टेम्पेस्ट वर्सेस किलर, गुड्स, वॉर्स एंड मर्चेंडाइज। तो यहाँ पे जो तीन चीजें मेंशन है, तो जो चीजें मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो एक्सक्लूड करी गई है। लाइक गुड्स वेयर एंड मर्चेंडाइज डिड नॉट इंक्लूड स्टॉक्स और शेयर। तो ये चीजें मेंशन नहीं की गई थी, मतलब एक्सक्लूड की गई है। फोर्थ प्रिंसिपल है कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोसिटो, contemporaneous exposition. A statute should be interpreted as understood at the time of its enactment. जब स्टैट्यूट का इनैक्टमेंट होता है तब उसका पर्पस क्या था, उसकी क्या नीड थी, उस अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट किया जाएगा। अर्ली इंटरप्रिटेशन बाय कोर्ट्स और अथॉरिटीज हैज परसुएसिव वैल्यू। केस क्या है? केपी वर्गीस वर्सेस आईटीओ, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट यूज फॉर इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट मैक्सिम क्या है? उट रेस मैगिस वैलिएट कॉम पेरेट, स्टैट्यूट मस्ट बी वर्केबल। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है, लेकिन आपको एज इट इज याद करना है। ये लैटिन मैक्सिम है, तो इसका मतलब है स्टैट्यूट मस्ट बी वर्केबल। स्टैट्यूट मस्ट बी इंटरप्रिटेड टू मेक इट इफेक्टिव एंड नॉट वॉइड। तो अगर स्टैट्यूट बनाना है तो उसको इफेक्टिव बनाना पड़ेगा और उस इंटरप्रिटेशन इस तरह होना चाहिए कि वो इफेक्टिव हो, ना कि वॉइड। केस लॉ क्या है? सीआईटी वर्सेस तेजा सिंह, इंटरप्रिटेशन मस्ट मेक लॉ रीजनेबल एंड वर्केबल। नेक्स्ट मैक्सिम क्या है? एडेंडो सिंगुला सिंगुलिस, वर्ड मस्ट बी अप्लाइड टू द सब्जेक्ट्स टू विच दे आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो जो वर्ड है तो उस सब्जेक्ट को अप्लाई किया जाना चाहिए जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है।
Example, if law says goods and chattels, horses and cows, then goods and chattels apply together, horses and cows apply together. अगर कोई ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, मतलब वर्ड्स ग्रुप है, वर्ड्स का सेंटेंस में, जैसे कि गुड्स एंड चैटल्स का ग्रुप है, हॉर्स एंड काउ का ग्रुप है, तो इसका मीनिंग गुड्स एंड चैटल अप्लाई होगा टुगेदर और हॉर्स एंड काउस अप्लाई होगा। नेक्स्ट मैक्सिम क्या है? अ प्रोविसो अल्टेरियस, इसका मीनिंग है अ प्रोविजो इज जनरली इंटरप्रेटेड एज क्वालिफाइंग और एक्सपेक्टिंग द प्रोविजन टू विच इट इज अटैच्ड, नॉट एनलार्जिंग इट। तो जो प्रोविजो है तो वो उस प्रोविजन से रिलेटेड ही होगा, अटैच होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पिनल एंड टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, penal laws must be interpreted strictly in favor of the accused, taxing statutes must be interpreted strictly in favor of the taxpayer। ये तो हमने बहुत बार अभी देखा है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेम वर्ड सेम मीनिंग। when the legislature uses the same word or phrase in different parts of the same statute, it is presumed that the word has been used in same sense everywhere। अगर कोई वर्ड है ये पूरे पैराग्राफ में अलग अलग जगह यूज किया गया है तो इसका मतलब है हर जगह उस वर्ड का सेम मीनिंग है। This ensures consistency and coherence in statutory interpretations। प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे? लेजिस्लेचर इज प्रिज्यूम्ड टू यूज वर्ड्स केयरफुली एंड कंसिस्टेंटली unless context show otherwise the same word is equal to same meaning। exception क्या है इसके? if the context or subject matter requires the same word may be given different meanings। अगर required रहेगा तो वैसा mention रहेगा unless it same word has the same meaning। example है, if law says, like suppose in section 2 vehicle includes cars, trucks and buses, and section 10 says no vehicle shall enter the park, here vehicle in section 10 will carry the meaning same meaning as defined in section 2, that is cars, trucks, buses, not bicycles or airplanes। तो समझ में आए? अगर दो जगह पे कोई वर्ड यूज होता है तो दोनों जगह सेम मीनिंग होगा उसका। यूज ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, when legislature uses different words or expressions in same statute, it is presumed that they are intended to convey different meanings। अगर दो डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं सेम स्टैट्यूट में, उसका मतलब है उनको दो अलग चीजें कहनी थी और उसके दो अलग मीनिंग इंटरप्रेट होंगे। The lawmaker is not considered careless, so each word must be given a distinct effect। अगर दो वर्ड है जैसे कि हमने देखा था नोइंगली एंड विलिंगली, जैसे कि नोइंगली का मतलब है उसको नॉलेज होना चाहिए, विलिंगली मतलब उसका इंटेंशन होना चाहिए। अगर ये दो वर्ड यूज किए हैं तो लेजिस्लेशन ने ऐसे टाइम पास के लिए नहीं यूज किए हैं या फिर कोई उसको पोएटिक इफेक्ट देने के लिए नहीं यूज किए हैं, तो इसका पूरा इंटेंशन है प्रॉपर और उसको डिस्टिंक्ट इफेक्ट देना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्या है? इफ टू वर्ड्स फ्रेजेस मेंट द सेम थिंग द लेजिस्लेचर वुड नॉट हैव यूज्ड डिफरेंट एक्सप्रेशन। अगर दोनों का मीनिंग सेम ही होता तो लेजिस्लेचर वो दो वर्ड्स यूज नहीं करते, उसकी जगह एक ही वर्ड यूज करते। दिस रूल प्रिवेंट्स कोर्ट फ्रॉम ट्रीटिंग डिफरेंट टर्म्स एज सिनोनिम्स अनलेस द कॉन्टेक्स्ट मेक्स इट अनअवॉइडेबल। तो दो वर्ड है तो उनके दो डिफरेंट मीनिंग होंगे, तो ये प्रिवेंट करता है कोर्ट को कि आप उनको सिनोनिम्स की तरह कंसिडर मत करिए, तो अनलेस इट इज अनअवॉइडेबल। एग्जाम्पल क्या है इसका? सपोज द लॉ सेज, सेक्शन 5 ऑफ एनी लॉ सेज एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड फाइल एन एनुअल रिटर्न। हियर प्रिपेयर एंड फाइल आर टू डिफरेंट वर्ड्स, so they must be given distinct meaning। prepare means make the return ready, file means submit it to the authority, they cannot be read as synonyms। so clear है? दो different word रहेंगे तो उसके दो different meaning रहेंगे। रूल ऑफ लास्ट एंटीसीडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑलमोस्ट ये सारा चैप्टर, ये वीडियो ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे मैक्सिम्स, लीगल मैक्सिम्स, लैटिन मैक्सिम्स थे और बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। Rule of laws last incident, a qualifying word, phrase,
or clause is ordinarily applied only to the last antecedent, the nearest preceding word or phrase, and not to others in the sentence unless the context requires a different construction. अगर कोई क्वालिफाइंग वर्ड है, फ्रेज है, क्लॉज है, तो वो किसको एप्लीकेबल होगा? सपोज ऐसा एक सेंटेंस है और यहाँ पे एक क्वालिफाइंग वर्ड वगैरह एप्लीकेबल है, तो जो लास्ट इंसिडेंट एंटीसीडेंट रहेगा, नियरेस्ट वर्ड इस फ्रेज के, उस पे वो एप्लीकेबल होगा. इन सिंपल टर्म्स, अ क्वालिफायर अटैचेस टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, नॉट टू ऑल सब्जेक्ट इन द लिस्ट. ये तो थोड़ा ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है वर्ड सब्जेक्ट का. द क्वालिफायर अटैचेस टू नियरेस्ट सब्जेक्ट. प्रिंसिपल क्या है इसका? बेस्ड ऑन ग्रामर एंड लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग. तो ये प्रिंसिपल बेस्ड है ग्रामर पे, इंग्लिश ग्रामर पे, एंड लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग. Courts presume that a modifier applies to the word or phrase immediately before it and not the whole sentence. अगर कोई वर्ड है जो मॉडिफायर का रोल प्ले कर रहा है, तो वो इमीडिएटली मॉडिफायर, वो वर्ड जो मॉडिफायर के इमीडिएटली पहले रहेगा उस पर वो इफेक्ट रहेगा, ना कि पूरे सेंटेंस पे. एग्जाम्पल देखते हैं. Suppose statute says exemption applies to interest, dividends and income from foreign sources. Under this rule, from foreign sources qualifies only income, not interest or dividends. Law क्या कहता है? No person shall keep dogs, cats or horses in residential building without a license. यहाँ पे phrase without a license apply only to horses, the last antecedent, not to dogs or cats unless context shows otherwise. तो अगर ऐसे जो वर्ड है और उसके बाद इमीडिएटली कोई मॉडिफायर है, तो वो मोस्टली उस लास्ट वर्ड को ही एप्लीकेबल रहेगा, नॉट टू होल सेंटेंस. ये है रूल ऑफ लास्ट एंटीसीडेंट. नेक्स्ट प्रिंसिपल, नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज. A non-obstante clause is a legislative device used to give a provision overriding effect over other provision of the same statute or any other law. ये overriding effect देता है किसी एक provision को to other provision of same statute या फिर किसी law में. It is usually begins with the words notwithstanding anything contained in. तो ये आपने बहुत बार बेयर एक्ट में पढ़ा होगा, notwithstanding anything contained in. इसका मतलब अगर कहीं और भी कुछ प्रोविजन रहेगी, फिर भी ये प्रोविजन प्रिवेल करेगी. दिस मीन्स सेक्शन कंटेनिंग सच वर्ड्स विल प्रिवेल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. अगर यही सेक्शन की बात अगर कहीं और की गई है, यही प्रोविजन की, तो ये वाला सेक्शन प्रिवेल करेगा. ये है नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज. पर्पस क्या है इसका? टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन वे ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सेक्शन, to give supremacy to the provision containing the non-obstante clause. तो जो जिस स्टैट्यूट में नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज रहेगा उसको सुप्रीमेसी मिलेगी और उससे जो कंफ्यूजन है, ऑब्स्टेकल रहेगा, वो रिमूव करने में हेल्प रहेगी. जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज overrides conflicting provisions but only to the extent of inconsistency. It must be construed strictly because it takes away the effect of other provision. It does not override provision where there is no conflict. तो नेसेसरी क्या है? अगर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो ही ये मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, ये एप्लीकेबल रहेगा अगर कॉन्फ्लिक्ट रहा तो. अगर नहीं रहा तो नहीं. एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज स्टैट्यूट सेज ऑल एम्प्लॉइज शैल रिटायर एट 60 years. और अगर नेक्स्ट सेक्शन क्या कह रहा है? Notwithstanding anything contained in this act, teachers shall retire at 65 years. Here section 15 overrides section 10 for teachers. तो यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉय के बारे में कहा है कि अब टीचर्स भी एम्प्लॉय होते हैं, तो और सारे एम्प्लॉय 60 years को रिटायर हो जाएंगे. लेकिन 15 में नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज डाला है कि टीचर्स शैल रिटायर एट 65. मतलब इस सेक्शन को एक्सेप्शन क्या दिया है उन्होंने? टीचर्स 65 में रिटायर होंगे. तो ये था नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज. लीगल फिक्शन, ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है. अ लीगल फिक्शन इज व्हेन द लॉ अज्यूम्स समथिंग टू बी ट्रू इवन
though it may not be factually true for purpose of applying the law. It is created by the use of words like deemed to be, shall be taken as if. अगर लीगल फिक्शन मतलब कोई चीज सच है ये अज्यूम करना, भले ही वो एक्चुअली सच हो या ना हो, लेकिन अप्लाई करने के लिए, लॉ अप्लाई करने के लिए अगर किसी चीज को अगर अज्यूम किया जाता है उसको लीगल फिक्शन कहते हैं. इट अलाउज द लेजिस्लेचर टू ट्रीट अ सिचुएशन एज रियल विच इज नॉट सो इन फैक्ट. ये लेजिस्लेचर को ऐसी सिचुएशन रियल ट्रीट करने को हेल्प करता है जो कि फैक्ट नहीं है. तो उस वक्त ऐसे डीम टू बी, शाल बी टेकन एज इफ, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं. पर्पस क्या है इसका? टू अचीव अ स्पेसिफिक लीगल ऑब्जेक्टिव विच कैन नॉट बी अचीव्ड अदरवाइज. टू एक्सटेंड द स्कोप ऑफ स्टैट्यूट टू कवर सिचुएशन नॉट नेचुरली फॉलिंग विद इन. टू हार्मोनाइज लॉ विद प्रैक्टिकल नीड्स. अगर कोई सिचुएशन है जो स्टैट्यूट के अंडर फॉल नहीं हो रही है लेकिन एक्सटेंडेड स्कोप में वो फॉल हो सकती है, तो इसमें लीगल फिक्शन यूज किया जाता है. तो लीगल फिक्शन इंटरप्रिटेशन के लिए उस स्टैट्यूट के अनुसार यूज किया जाएगा. प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल फिक्शन. व्हेन अ फिक्शन इज क्रिएटेड, कोर्ट मस्ट कैरी इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन. तो कंक्लूजन लॉजिकल होना चाहिए, बट इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द पर्पस फॉर विच इट वाज क्रिएटेड. जिस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया था उतना ही उसका लॉजिक ले सकते हैं लीगल फिक्शन का, नॉट बियॉन्ड दैट. कोर्ट कैन नॉट क्रिएट अ न्यू फिक्शन, ओनली द लेजिस्लेचर कैन. तो ये भी पावर सिर्फ लेजिस्लेचर के पास है फिक्शन क्रिएट करने का, तो कोर्ट ये नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्ट सेज फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट अ पार्टनरशिप फर्म shall be deemed to be a person. Actually, firm is not a legal person, but law treat it as one for taxation. अगर फर्म को मतलब थोड़ा फिक्शन में डाल के लीगल पर्सन एज ए ट्रीट किया जाता है. Another, a statute says a person who tamper with an election ballot shall be deemed to have committed electoral fraud. तो कैसे जो इलेक्शन बैलेट है, अगर इंसान उस इलेक्शन बैलेट के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है, भले ही उसका इंटेंशन अच्छा था, गलत था, या फिर जो उसका गलत इंटेंशन था उसको रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है, फिर भी वो अज्यूम किया जाएगा कि उसने इलेक्ट्रल फ्रॉड किया है. इवन इफ टेक्निकली डजंट अमाउंट टू फ्रॉड, द लॉ ट्रीट एज इट एज सच. तो ये लीगल फिक्शन रहेगा, भले ही उसने सिर्फ टैंपरिंग किया है इलेक्शन बैलेट के साथ, लेकिन फिर भी ये इलेक्टोरल फ्रॉड कंसीडर किया जाएगा. मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी प्रोविजंस. मैंडेटरी प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंपाइल्ड विथ. जो प्रोविजंस मस्ट कंपाइल्ड विथ है, मतलब स्ट्रिक्टली कंपाइल किए जाने चाहिए, उन्हें कहते हैं मैंडेटरी प्रोविजन. Non-compliance may leads to render the act decision invalid or void. उसका non-compliance may lead to invalid or void. Legislature intends it as compulsory. Directory provisions क्या है? A provision that is advisory or procedural in nature. Non-compliance does not invalidate the act decision, though it may cause irregularity. Legislature intends it as guidance, not strict compulsion. How to distinguish? Court looks at legislative intent. Does the court makes a question to itself: does the statute use words like shall or may? So then हमने देखा होगा बहुत सारे एक्ट्स में shall and may यूज होता है. तो shall has different meaning and may has different meaning. अगर कहीं पे shall रहा तो ये कंपलसरी करना पड़ता है. जैसे कि स्टेट शाल मेक अ प्रोविजन. स्टेट शाल मेक अ प्रोविजन मतलब मैंडेटरी उसको प्रोविजन बनानी ही पड़ेगी. स्टेट में मेक अ प्रोविजन, ये डिस्क्रिशनरी पावर रहा स्टेट का, एक तो वो बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते. तो शाल सजेस्ट मैंडेटरी, में सजेस्ट डायरेक्टरी, मतलब ये डिस्क्रिशनरी रहेगा. पर्पस ऑफ प्रोविजंस. इट इज एसेंशियल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द act or only procedural. Consequences of non-compliance.
would invalidation cause injustice or defeat the act's purpose. Overall scheme of the act. एग्जाम्पल्स देखते हैं मैंडेटरी प्रोविजंस और डायरेक्टरी प्रोविजंस का. मैंडेटरी filing of nomination paper before deadline in an election, requirement of sanction before prosecuting a public servant under CRPC. तो ये मैंडेटरी प्रोविजंस है, कोई नॉमिनेशन पेपर डेडलाइन से पहले इलेक्शन के लिए फाइल करना, और ये भी मैंडेटरी प्रोविजन है अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करना हो तो पहले गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना पड़ता है. और डायरेक्टरी मतलब ये डिस्क्रिशनरी रहेगा या फिर सिर्फ डायरेक्शन एज अ एडवाइजरी रहेगा. रिक्वायरमेंट दैट गवर्नमेंट पब्लिश अ नोटिफिकेशन विद इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज अनलेस डिले अफेक्ट्स राइट. तो कभी कभी बहुत बार कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि विद इन सर्टेन डेज गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, ये वो करना चाहिए. तो वहां पे विद इन सर्टेन डेज मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कहा जाता. माइनर डिफेक्ट्स इन फॉर्म्स और प्रोसीजरल स्टेप्स. जो अगर माइनर डिफेक्ट्स रहेंगे किसी फॉर्म्स में, मतलब अगर किसी फॉर्म में मिस्टेक हुआ और पेन से मतलब काट के हमने कुछ लिखा वगैरह, तो ये डायरेक्टरी प्रोविजन से को थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है. कंजंक्टिव और डिसजंक्टिव वर्ड्स और एंड इज कंजंक्टिव ordinarily joins things together meaning both condition must be filled. तो अगर किसी एक्ट में एंड आता है तो उसके पहले एक कंडीशन रहेगी, उसके बाद एक कंडीशन रहेगी, ये दोनों कंडीशन फॉलो की जानी चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन फॉलो करना मैंडेटरी रहेगा. और इज डिसजंक्टिव यूजुअली सेपरेट्स अल्टरनेटिव्स मीनिंग आइदर वन कंडीशन इज इनफ. अगर ये एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है, तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन और इनको सेपरेट करता है एंड इट इज ट्रीटेड एज ऑप्शंस. तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन इनफ रहेगी. रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. कोर्ट्स जनरली गिव एंड और देयर ऑर्डिनरी मीनिंग, बट समटाइम्स टू गिव इफेक्ट टू लेजिस्लेटिव इंटेंट कोर्ट में रीड एंड एज और एज एंड. तो अगर कहीं लेजिस्लेटिव इंटेंट को इफेक्ट देना हो तो एंड को और भी किया जा सकता है, एंड को और की तरह भी पढ़ा जा सकता है, या और को एंड की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है. दिस इज अलाउड व्हेन, ये कब अलाउड है, जब लिटरल रीडिंग वुड लीड टू एब्सर्डिटी, लेजिस्लेटिव पर्पस वुड बी डिफीटेड, द स्कीम ऑफ एक्ट शोज दैट द लेजिस्लेचर मेंट द अपोजिट. उस वक्त ये एंड को और या फिर और को एंड की तरह, कंजंक्टिव को डिसजंक्टिव या डिसजंक्टिव को कंजंक्टिव की तरह ट्रीट किया जा सकता है. एग्जांपल देखते हैं. एंड एज कंजंक्टिव ऑर्डिनरी मीनिंग स्टैट्यूट सेज दैट अ पर्सन मस्ट बी 18 इयर्स एंड अ सिटीजन टू वोट. तो वोटिंग राइट्स के लिए 18 प्लस तो होना ही चाहिए, 18 इयर्स कंप्लीट, एंड सिटीजन भी होना चाहिए. तो एंड की वजह से दोनों कंडीशंस कंपलसरी है. Both conditions are necessary. Or as disjunctive ordinary meaning, statute says that penalty applies if a person steals or cheat. यहाँ पे दो कंडीशन है, steals और cheat. तो इनमें से कुछ भी करे वो तो पेनल्टी एप्लीकेबल रहेगी. ऐसा नहीं कि दोनों ही करने पर पेनल्टी रहेगी, इसमें से कोई एक भी किया उसने ऑफेंस तो भी उसको पेनल्टी लगेगी. आइदर कंडीशन इज इनफ. When and may be read as or, मतलब कंजंक्टिव डिसजंक्टिव की तरह रीड किया जा सकता है. जैसे स्टैट्यूट सेज पनिशेबल इफ अ पर्सन सप्लाइज लिकर टू बॉयज एंड गर्ल्स अंडर 18. अगर यहाँ पे एंड का मीनिंग अलग तरीके से है, यहाँ पे ये डिसजंक्टिव का रोल प्ले कर रहा है. एंड यहाँ पे नॉट नेसेसरी है बॉयज एंड गर्ल्स साथ में ही उसने लिकर देना हो, अंडर 18 के बॉयज एंड गर्ल्स दोनों भी चाहिए, ये नेसेसरी नहीं है. यहाँ पे एंड और की तरह रोल प्ले कर रहा है, बॉयज और गर्ल्स. या इसमें से कोई भी जो अगर 18 ईयर्स से कम रहेगा और उसको लिकर दी रहेगी तो पर्सन पनिशेबल रहेगा. इफ रेड लिटरली द बोथ बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट बी सप्लाइड, कोर्ट में रीड एंड एज और कवर आइदर बॉयज और गर्ल्स. तो यहाँ पे एंड और की तरह रोल प्ले करेगा. When or may be read as and
मतलब disjunctive would be read as conjunctive. Statute says company must have chairman or a managing director if object requires both or may be read as and. तो अगर कंपनी को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों चाहिए तो इस और को एंड की तरह पढ़ा जाएगा. तो ये एक कंडीशन है और ये एक कंडीशन है, तो दोनों भी कंडीशन अगर रिक्वायर्ड रहेगी तो और को एंड की तरह अज्यूम किया जाएगा इंटरप्रिटेशन के लिए. कि प्रिंसिपल क्या है? इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट. कोर्ट्स विल चेंज एंड टू or vice versa only when necessary to avoid absurdity or inconsistency. इन्हीं केस में कोर्ट इसको अल्टर करेगा or else it should be followed as it is. Construction of general words. Nociter associis. Latin maxim है nociter associis. A word is known by the company it keeps. हमने अभी देखा था ये. A word is known by the company it keeps. General or ambiguous words take their meaning from surrounding words. Idea: words are not read in isolation, their sense is influenced by the context. अगर कोई पैराग्राफ है उसमें जो वर्ड यूज किया जाएगा वो उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली ही यूज किया जाएगा. प्रिंसिपल क्या फॉलो होता है यहाँ पे? When statute uses a group of words, each word must be understood in light of associated words. Prevents giving word a wide or unintended meaning. अगर पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स यूज हुए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसमें से उस पैराग्राफ से रिलेटेड ही वो वर्ड्स यूज होंगे और उस वर्ड का मीनिंग कुछ अनइंटेंडेड नहीं रहेगा, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं रहेगा, विद इन द स्कोप ऑफ दैट स्टैट्यूट ही रहेगा. लाइक एग्जांपल, स्टैट्यूट सेज डॉग्स, कैट, हॉर्सेस एंड अदर एनिमल्स. तो अदर एनिमल्स में डोमेस्टिक एनिमल्स ही कंसिडर किए जाएंगे, नॉट एज वाइल्ड एनिमल. तो डॉग्स, कैट सारे कैसे डोमेस्टिक एनिमल है, तो अदर एनिमल में वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल ही कंसिडर किए जाएंगे. बाय नॉसिटर associis अदर एनिमल्स मींस डोमेस्टिक एनिमल्स नॉट वाइल्ड वंस. अगर लॉ सेज न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल एंड अदर पब्लिकेशंस. अदर पब्लिकेशंस मींस सिमिलर प्रिंटेड रीडिंग मटेरियल, नॉट पोस्टर और पैम्पलेट. अगर ये न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल का एक ग्रुप बनाया जाए तो अदर प्रिंटिंग मटेरियल ही कंसिडर करना पड़ेगा जो कि पढ़ने के लिए प्रिंट किया गया हो. Why important? Prevents over expansion of general words, ensures consistency with legislative intent, helps avoid absurd or unintended rules. Rule of Egisdem generis. Latin maxim है Egisdem generis, of the same kind or nature. The general word follows specific words in a statutory list. The general words are restricted to the things of same class as the specific ones. Principle क्या है इसका? Legislature mentions specific things first, then uses general phrase. Presumption क्या है इसका? The general phrase was not meant to cover totally unrelated items, but only things similar to those specifically mentioned. हमने पहले देखा है इस वीडियो की शुरुआत में ये कंसेप्ट, ये सिर्फ एक रिवीजन है. Condition for application. Statute contains a list of specific words. The specific words belong to a distinct category or class. They are followed by general words. Example, other. Legislature's intent shows general words should be restricted to the same class. For example, statute says that dogs, cat, horse and other animals are prohibited in the park. General word other animals means domestic animals, not wild ones like lions. If statute states the act applies to theaters, cinema, concert halls and other places of entertainment, तो अदर प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट का मीनिंग क्या रहेगा? सिमिलर एंटरटेनमेंट वेन्यूज एंड नॉट स्कूल और टेम्पल्स. एक्सेप्शन क्या है, कहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा? इफ कॉन्टेक्स्ट शोज लेजिस्लेचर इंटेंडेड अ वाइडर मीनिंग, अगर कोई वाइडर मीनिंग उनका इंटेंशन रहा तो. इफ स्पेसिफिक वर्ड्स फॉर्म कंप्लीट एंड ब्रॉड कैटेगरी. इफ एक्ट्स पर्पस डिमांड्स जनरल वर्ड्स टू बी गिवन फुल स्कोप, अगर एक्ट की डिमांड रहेगी तो ही. Words of rank. This is another principle. When general
words follow specific words of higher category or rank, the general words are restricted in meaning to things of the same rank or level as specific words. अगर जनरल वर्ड्स है ऐसे सेंटेंस में और कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है जो कि थोड़े रैंक से ज़्यादा है जनरल वर्ड से, तो इन जनरल वर्ड का मीनिंग इन वर्ड्स के साथ ही एसोसिएट किया जाएगा. इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ इजजडेम जेनरेस. जो प्रिंसिपल हमने देखी थी उसका एक वेरिएशन है ये, बट हियर द फोकस इज ऑन द रैंक, स्टेटस और इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड्स यूज. प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे? लेजिस्लेचर इज प्रिज्यूम टू use words carefully. If high ranking important words are followed by general terms, the general terms should not be interpreted to include lower or unrelated categories. एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे कि स्टैट्यूट सेज किंग, प्रिंस, ड्यूक्स एंड अदर पर्सन. तो अदर पर्सन का यहाँ मीनिंग ये नहीं रहेगा कॉमन सिटीजन्स, तो सिमिलर मतलब क्वीन भी हो सकता है, प्रिंसेस हो सकता है, रॉयल, नोबल रैंक कोई भी हो सकता है, लेकिन अदर पर्सन का मतलब कॉमन सिटीजन्स तो नहीं होगा यहाँ पे. इफ लॉ सेज यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे अदर इंस्टीट्यूशन मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, नॉट हॉस्पिटल और फैक्ट्रीज. ये भी इंस्टीट्यूशन ही है हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, लेकिन हायर रैंक के वर्ड क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल्स, जो कि डिस्टिंग्विश कर रहे हैं उनको, तो उसके हिसाब से इस अदर का मीनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? प्रिवेंट्स ओवरली ब्रॉड इंटरप्रिटेशन, कीप्स जनरल वर्ड्स कंसिस्टेंट विद द status, class or importance of preceding word, ensures legislative intent is not defended. ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पहले वर्ड्स यूज किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही इंटरप्रिटेशन हो इसके लिए. रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस, लैटिन मैक्सिम है रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस बाय रेफरिंग ईच टू ईच. तो ये याद रखना है आपको मैक्सिम. When a law contains different set of words followed by different set of subjects, the word must be applied to the subjects to which they are most appropriate. In simple words, match each phrase with its correct subject instead of applying them in confusing or mixed way. अगर different set of words use किए गए हैं, ऐसे set of words और अलग अलग concept के लिए suppose, तो it should be matched accordingly to get a appropriate meaning. Principle क्या है इसके पीछे? Prevents misapplication of words to wrong subject, ensures each part of sentence is given meaning in relation to its proper subject. Example क्या है इसका देखते हैं. Statute says a tax shall be imposed on lands and buildings cultivated and constructed. Without this rule, both cultivated and constructed may apply to both lands and building. With redendo singular singly, cultivated applied to lands, constructed applied to buildings. अगर लैंड्स के बारे में कहा जाएगा तो कल्टिवेटेड, बिल्डिंग के बारे में कहा जाएगा तो कंस्ट्रक्टेड. तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे दो तीन चीजें लिखते हैं और उनके लिए और दो तीन चीजें उनकी फीचर्स एंड वी से रिस्पेक्टिवली. तो ये रिस्पेक्टिवली वर्ड जब यूज होता है इसका मतलब ये रेडेंडो सिंगुलर सिंगुलर है. सेंटेंस सेज दैट ही गेव टू हिज सर्वेंट्स क्लोथ्स एंड टू हिज चिल्ड्रन बुक्स. तो यहाँ पे वर्ड्स सेपरेटली, क्लोथ्स किसके लिए है? सर्वेंट के लिए है, और बुक्स चिल्ड्रन के लिए है. व्हाई इंपॉर्टेंट? प्रिवेंट्स कंफ्यूजन इन इंटरप्रिटेशन, एंश्योर्स लॉजिकल एंड नेचुरल एप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स, कीप्स स्टैट्यूट्स क्लियर एंड वर्केबल. दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप 2-3 बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट्स है लेकिन बस कंफ्यूजिंग है. एक ही चीज अलग अलग तरीके से कही गई है और अलग अलग प्रोविजंस में, प्रिंसिपल्स में उसको रखा गया है. जो लैटिन मैक्सिम है उसको आपको एज इट इज याद करना है और उनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए. तो इस पोर्शन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं. तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.